तो बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट और उससे जुड़े हुए खुलासों की। भगवा आतंकवाद कांग्रेस का गढ़ा गया 17 साल पुराना एक झूठ, एक साजिश, एक नैरेटिव जिसे भगवा आतंकवाद नाम देकर राष्ट्रवादी विचारधारा को आतंकवाद से जोड़ने की क्रूर कोशिश की गई। और अब 31 जुलाई 2025 को न्यायालय ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद का रंग भगवा नहीं है बल्कि गहरा हरा ही है। लेकिन सवाल यही है कि ये झूठ गढ़ा किसने था? उत्तर साफ है, कांग्रेस पार्टी और उसकी सोच ने। राजनीतिक लाभ के लिए इस पार्टी ने न केवल सनातन विचारधारा को कलंकित किया बल्कि उन वीरों और संतों को आतंकवादी बताने की नापाक कोशिश की जो राष्ट्र सेवा के प्रतीक थे। साध्वी प्रज्ञा हो या कर्नल पुरोहित, कांग्रेस ने इन्हें निशाना बनाया, मीडिया का उपयोग किया और भगवा आतंकवाद का झूठा जाल बुना। अब जब कोर्ट ने कहा है कि ना कोई साजिश का प्रमाण है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड, ना ही कोई फॉरेंसिक सबूत, तब कांग्रेस का यह षड्यंत्र एक बार फिर साफ हो गया है। और इसके बाद अब पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का वो बड़ा खुलासा जिसमें इस अधिकारी ने साफ कहा है कि मुझे ऊपर से आदेश था कि मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने का दबाव था। क्या इससे भी ज्यादा प्रमाण चाहिए कांग्रेस की सोच और रणनीति को बेनकाब करने के लिए? मुजावर ने साफ कहा है कि जब उसने झूठी एफआईआर में नाम जोड़ने से इनकार किया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ ही केस दर्ज हुआ। यानी सत्य का दमन और झूठ का संवर्धन, यही कांग्रेस की नीति रही है। साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल की थ्योरी हो या पुरोहित के आरडीएक्स का झूठा आरोप, सब कुछ फर्जी निकला। लेकिन इन सब ने 17 साल तक इन निर्दोषों की जिंदगी को नर्क बना दिया। आप भी सुनिए क्या कहा पूर्व एटीएस अधिकारी ने अपने खुलासे में। इन्वेस्टिगेशन हो गया। ये इन्वेस्टिगेशन का मैं पार्ट नहीं था। जो कल वर्डिक्ट जो लोग 8 लोग छूट गए, ये इसके इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं था, मगर इससे कनेक्टेड जो था रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार और संदीप डांगे, ये लोगों को इनके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट दिया गया था और मेरे को महाराष्ट्र से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दी गई थी। तो वो तपास मैंने किया है, उसके बारे में मेरे को मालूमात है। उसके अलावा माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं, वो बताए थे कि हमारा है नहीं, एटीएस का है नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके अंदर मेरा पूरा करियर तबाह हो गया। आज तक मैं वैसे ही रिटायर हो गया। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो मेरे को सस्पेंशन में ही रिटायर हो गया मैं। जिस साजिश का खुलासा मुजावर ने किया है, उस साजिश में शामिल थी कांग्रेस सरकार। पाप को पुण्य से, धर्म को अधर्म से, न्याय को अन्याय से जोड़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई सुशील कुमार शिंदे को और इन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई भी। एनआईए, एटीएस, सीबीआई, आईबी, पुलिस सब उनके इशारे पर नाच रहे थे। जिसने भी बोला उसके मुंह पर या ताला जड़ दिया गया या फिर एजेंसियां लगाकर उनकी जुबान खींच ली गई। आप भी सुनिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। तो मालेगांव ब्लास्ट में जिस तरह से पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है, इसके बाद जो है
एक बार फिर से कांग्रेस और उसके शासनकाल को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। तो महबूब मुजावर ने यह दावा किया कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में संघ संचालक श्री मोहन भागवत जी को भी केस में फंसाने का दबाव बनाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम इसमें था, उन्हें भी फंसाने की साजिश रची जा रही थी। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार और साथ ही मेरे सहयोगी दीपक चौहान। तो सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से 17 साल की जांच और मुकदमेबाजी के बाद सारों आरोपी जो थे वो बरी हो गए, लेकिन अब जो है एक बयान सामने आया है, जिस बयान के बाद जो है पूरे देश में खलबली मच गई है। और वो बयान है एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऊपर से दबाव था मोहन भागवत जी को फंसाने का और साथ ही योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने का। तो ये ऊपर से दबाव क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं, आखिर कौन किसकी बात कह रहे हैं? संगीता, देखिए, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। जब बातें हो रही थी उस समय केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे का बयान जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन को संबोधित करते हुए हिंदू टेररिज्म की बात जो है पहली बार फ्लोट की गई थी और उसके बाद से सारी चीजें लगातार हुई थी। ये देखिए, ये सितंबर की घटना है। सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और नवंबर 26 को मुंबई ब्लास्ट हुआ था। और ये सारी व्यूह रचना जो है पहले से चल रही थी और जिस तरीके से हिंदू टेररिज्म को लेकर के, भगवा आतंकवाद को लेकर के चीजें गढ़ी जा रही थी, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई थी। ये किसी व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी। ये कोई ब्लास्ट की, मालेगांव ब्लास्ट की जांच नहीं चल रही थी। पूरी जांच ही रिलीजन पे आधारित थी और एक रिलीजन यानी एक हिंदुइज्म को आतंकवाद से जोड़ने के लिए पूरी जांच की जा रही थी। और इस बात को कोर्ट ने भी, कल जो एटीएस कोर्ट के जो लोहाटी साहब थे न्यायाधीश, उन्होंने भी ये कहा कि ये पूरी जांच थी वो किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बस एक पर्टिकुलर रिलीजन को आतंकवाद का ठप्पा लगाने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही थी। और उसी तरीके से व्यूह रचना करके सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे, कहानियां गढ़ी जा रही थी और शक के आधार पे, अंदेशे के आधार पे लोगों की गिरफ्तारी, टॉर्चर और उनके बयान दर्ज करवाए जा रहे थे। और ये जो सारी बातें हैं, ये शुरू से बीजेपी इसको उठाती रही है। ये भगवा आतंकवाद की चोरी करी जा रही है, सब जो है ये सब सारी चीजें जो है अफवाह के आधार पे और झूठी थ्योरी करी जा रही है और हिंदुइज्म को, भगवा को बदनाम करने की साजिश चल रही है। लेकिन उस समय कोई इस पे यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन आज कल जब 7 आरोपी को बरी कर दिया गया लाहौटी के विशेष अदालत ने, और ये जो आज महबूब साहब का जो बयान आया है, ये बयान पहले भी आ चुका है। मैं आपको बताऊं कि अगस्त 2016 में इसी एटीएस अधिकारी ने जो है कोर्ट में एक मामला, हलफनामा दायर किया था और उस हलफनामे में उसने कहा था कि आज तक देखिए एक दूसरी और भी इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट की जांच से बचा हुआ है। 7 के 7 आरोपी बरी हो गए, लेकिन इसमें कुल आरोपी जो थे वो 9 थे। 2 आरोपी मिसिंग है, इसके बारे में भी वो कल पूछा गया था। और ये जो 2 मिसिंग आरोपी हैं, उसके बारे में महबूब साहब का कहना यह है कि उन दोनों आरोपियों को की हत्या कर दी गई, हत्या करके उनकी बॉडी को गायब कर दिया गया और आप इसका कनेक्शन जो है मुंबई ब्लास्ट से भी जुड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, जो आगे के स्टेटमेंट से आप अगर देखेंगे, उस समय हलफनामे में भी ये बात दर्ज की गई थी कि जब मुंबई ब्लास्ट की जांच चल रही थी और उस समय जो सारे शवों की शिनाख्त की जा रही थी, तो आपको याद होगा उस समय 2 शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उनका चेहरा जो है वो पहचान में नहीं आ रहा था और वो अज्ञात ही उस सब का अंतिम संस्कार कर दिया गया, दफना दिया गया। उसे शायद दफनाया गया था उस सबको और उसे जो है जलाया नहीं गया था। इसलिए एविडेंस अभी भी है और इसी बात को लेकर के अभी जो महबूब साहब जो कह रहे हैं, और उन्होंने एनआईए कोर्ट में इस बात को रखा था, एनआईए कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, हमने उनके हलफनामे पे जांच की थी, लेकिन उन्होंने जो दावा किया था वो पुष्टिकरण उसका नहीं हो पाया। तो पुष्टिकरण उसका नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया? पुष्टिकरण के लिए आपने क्या किया? तो अभी उन्होंने कहा है कि हमने जो दावे किए थे, और खासतौर पर जो 2 संदीप डांगे और एक राजा जी सोरवारकर, या इस तरीके के नाम है राजा जी का, ये जो 2 गायब थे,
इन दोनों के परिवार से डीएनए लिया जाए और वो जो 2 अज्ञात अपनाए गए हैं उनके डीएनए से मैच कराया जाए। अगर ये डीएनए मैच कर जाता है तो ये साबित हो जाता है कि वो जो 2 आरोपी जो गायब थे वो यही 2 थे और उनकी हत्या की गई, और उनकी हत्या करके वो हत्या करने में जो जांच अधिकारी जो थे एटीएस के उस समय जो इस मालेगांव जो ब्लास्ट की जांच कर रहे थे और इन लोगों को फंसा रहे थे, कर्नल पुरोहित और साथी प्रज्ञा और कर्नल उपाध्याय को, उनमें इनका हाथ है और उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के इशारे पे सारी चीजें चल रही थी। गृह मंत्री डायरेक्ट उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें जो इससे कांग्रेस जो है सीधे तौर पे दोषी है और इसमें तो संगीता इसमें एफआईआर होना चाहिए। जो 17 साल की जिंदगी जो है 17 साल तक इन लोगों ने मानसिक यातनाएं झेली, शारीरिक यातनाएं झेली, आर्थिक यातनाएं झेली, सामाजिक यातनाएं झेली, इनका हिसाब कौन देगा? जो 17 साल उनके जीवन से निकाल लिए गए, सबका जो कर्नल पुरोहित उस समय नौकरी में थे। ठीक है, इस पर और अधिक जानकारी आपसे लेंगे मुकेश जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, यह बताइए 17 साल की जांच और मुकदमेबाजी के बाद 7 आरोपित बरी हो गए और जमीनी स्तर पर इस केस की रिपोर्टिंग आपने की है। क्या आपको जांच में शुरू से ही कोई ऐसी चीजें दिखाई दी, पूर्वाग्रह दिखाई दिया था क्या? आप बिल्कुल संगीता, जैसे कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर जो है कई सालों से हम इसको चलाते आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो निरपराध जो जितने भी जो सनातनी थे उनको आरोपी बनाया गया था, कई जो हिंदू संगठन को यहाँ पर टारगेट किया गया था, साथ ही हिंदू आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से जो साजिश रची गई थी उसी को लेकर जो है लगातार हम भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते रहते थे। लेकिन कई बार जो है हमें भी धमकाया जाता था क्योंकि ये गलत खबरें चला रहे, ये चला, लेकिन जब सच्चाई जो कल सामने आई 17 साल बाद, जिस तरीके से जो निकाल सामने आया, उसके बाद एटीएस के पूर्व अधिकारी भले वो ठीक है, दीपक जी के बहुत ही पास चौंका देने वाला खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो खुलासा उन्होंने किया है मुजावर ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जब एटीएस में था, एटीएस के प्रमुख नाते जब इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आया तब मुझे मोहन भागवत को अरेस्ट करने की जो है वहां पर ऊपर से प्रेशर लाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से ये भगवा आतंकवाद साबित करने की ये कांग्रेस की गंदी नीति जो है वो कहीं ना कहीं अभी सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मुजावर जो मुस्लिम अधिकारी थे, भले ही वो मुस्लिम हो, लेकिन जो सच्चाई का साथ देने वाले ऐसे जो ईमानदार अधिकारी है, उन्होंने खुद बताया कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो प्रेशर बनाया गया था, जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अलग तरीके से करने की उनके ऊपर जो दबाव लाया गया था, कई खुलासे जो है उन्होंने आज किए हैं। देखिए और भी कई खुलासे सामने आने की संभावना है किस तरीके से बिल्कुल, जिसके जब कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है तो एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। और साथ ही जैसा कि आपने कहा कि जब आप लोग रिपोर्टिंग करते थे उस दौरान भी आप लोगों को भी धमकाया गया। तो मैं मुकेश जी के पास वापस आना चाहूंगी। मुकेश जी, यह बताइए कि एनआईए कोर्ट के फैसले में कहा गया कि ना कोई कॉल रिकॉर्ड है, ना कोई फॉरेंसिक सबूत, तो आखिर इतने साल केस कैसे खिंचता रहा? क्या न्यायिक प्रक्रिया की विफलता है? इसे समझ सकते हैं, बोल ही सकते हैं जानबूझकर यानी कि उत्पीड़न किया गया? मुकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जी। संगीता, यह सवाल मुझसे पूछा जा रहा है? जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रही है। देखिए, जब तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक यहाँ सब चीज किया जाता रहा। प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे उपाध्याय, सारे आरोपियों को जो है जेल में थे जब तक यूपीए की सरकार थी। लेकिन जब सरकार बदली तो इन्हें जो है फिर इन्हें जमानत मिली और जमानत होने के बाद जो है चार्जशीट दायर करने में देरी हुई। चार्जशीट दायर की क्योंकि देखिए एक पहला जो है इन्वेस्टिगेशन आईएनए ने एक किया, एनआईए ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, सीबीआई ने किया और जो स्थानीय पुलिस ने किया। लेकिन तीनों की जो रिपोर्ट थी, तीनों की जो चार्जशीट थी, तीनों में कहीं तालमेल नहीं था। तीनों की चार्जशीट अलग अलग, और इसी आधार पे जो है ये चीजें जो है कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। और खासतौर पे जो सबूत एनआईए ने जो दिया था, एनआईए ने जो केस बिल्ड किया था जिस आधार पे की जो मोटरसाइकिल जो है प्रज्ञा ठाकुर का है, उसके के नंबर जो है वो मिटे हुए थे, फिर भी उसका
संबंध जो है प्रज्ञा ठाकुर जी से निकाला गया, जबकि प्रज्ञा ठाकुर जी ने साफ कहा था कि मोटरसाइकिल को वो काफी पहले जो है वो बेच चुकी थी और बेचने के बाद स्वामित्व उनका उसके पास नहीं, तो उससे उसका जोड़ा जाना कहीं से भी सही नहीं है। कर्नल पुरोहित के घर पे आरडीएक्स को बरामद करने की बात कही गई, उपाध्याय को इसमें जोड़ा गया कि वो बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, और जितने भी आरोपी थे उसको कहीं ना कहीं इसमें ये तो सारे आरोपियों की बात हो गई, लेकिन जिस तरह से जो महबूब है जिनका नाम जिन्होंने बयान दिया है, तो क्या लग रहा है ऐसे कई और लोग भी होंगे जिन पर दबाव बनाया गया होगा और उन्होंने दबाव में आकर जो है इन सभी जो जिन्हें आरोपी बनाया गया था इन पर जो है अत्याचार किया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था इनका, जितने लोगों ने टॉर्चर किया था, उनमें से ज्यादातर करीब 90% लोगों की मौत हो चुकी है। जो महबूब है, महबूब ने, मैं निश्चित तौर पे उनकी ईमानदारी और उनकी निष्ठा को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस समय भी जो है वो सरकार के सामने वो झुके नहीं दबाव के सामने, और उन्होंने जो सच था वो किया, और इस बात के लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। पूरा उनका करियर खराब कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उन पे एफआईआर दर्ज करा दी गई और उन्हें जेल में भेजा गया। बाद में वो जमानत पर छूट के आए, क्योंकि उनसे बोला गया था कि आप दर संचालक मोहन जी भागवत को आप गिरफ्तार करें, इस मामले में फ्रेम करें, उनको उन पे चार्ज लगाएं, और फिर जो है हिंदू जो आतंकवाद का जो थ्योरी थी, जो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी थी, वो स्टैब्लिश हो पाती। बाद में 6 साल 7 साल के बाद आप इसको सही साबित नहीं कर पाते, लेकिन इन 7 सालों में जो राजनीतिक बदलाव आते, जो जिस तरीके से सनातन की बदनामी होती, विश्व पटल पे हिंदुत्व की और भारत की जो बदनामी होती, उसका पॉलिटिकल माइलेज जो है वो कांग्रेस और यूपीए सरकार को मिलता। 2009 की जो स्थिति थी, उस 2009 की स्थिति जब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि इस तरीके का अगर इस आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, और यही वजह थी कि उन्होंने झूठ फूट का एक भगवा को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए साजिश रची। एक चीज को साफ मान लीजिए संगीता, ये लड़ाई जो है ये केवल भगवा को बदनाम करने के लिए नहीं, ये तो आज देखिए 7 आरोपी छूट गए, लेकिन अभी एक सवाल तो बचा हुआ है ना कि ब्लास्ट तो हुआ था, ये सच है कि ब्लास्ट हुआ था, ये सच है कि 6 लोगों की मौत हुई, ये सच है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, तो आखिर उनका आरोपी कौन है? ब्लास्ट किसने कराया? जो 6 लोग मारे गए उनको न्याय कब मिलेगा? लेकिन सवाल तो यह भी उठ जाता है ना मुकेश जी कि जिस तरह से ये भगवा आतंकी घोषित करने की कोशिश करना और जिस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी बनाना, इससे आखिर कांग्रेस को क्या लाभ मिल जाएगा? क्योंकि जो देश है, भारत जो देश है, इसमें अभी भी जो है हिंदू ही ज्यादा है। फिर आखिर ये अपनी कौन सी राजनीति चमकाना चाहते हैं हिंदू को आतंकवादी बताकर? संगीता मैं क्या बोलूं, यही तो लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है, और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी पॉलिटिक्स है। 20% जो आबादी है उसको अपने में साथ रख करके, उन 20% जो आबादी है उस 20% आबादी को आप जो है एक मुश्त अपने साथ रखिए, और उसके बाद जो 80% आबादी है उसको जातियों में आप बांट करके दूसरे लोगों को जो है बांटते रहिए और अपनी राजनीति करते रहिए। यही इनकी आइडियोलॉजी है, और इनका जो टूलकिट गैंग है वो इसी तरीके से काम करता है। तो हिंदू समाज को बांटने के लिए, और हिंदू समाज जो भगवा के नाम पे, हिंदुइज्म के नाम पे एकजुट हो रहे थे, सनातन के नाम पे जो एकजुट हो रहा था, उस एकजुटता को, उस एकता को तोड़ने के लिए ये साजिश रची गई थी, ताकि उसका पॉलिटिकल मकसद जो है वो पूरा होता रहे। और इसी वजह से ये किया गया था, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी सनातन को बदनाम करने के लिए, ताकि जाति के नाम पे जो समाज को बांटने का, बिल्कुल जाति के नाम पर समाज को बांटना है कांग्रेसों को, और साथ ही जो है आइडियोलॉजिकल एक जो है लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, और साथ ही दीपक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने जानकारी दी। तो देखिए जिस तरह से कल जो है जितने भी जो आरोपी थे उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और साथ ही कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और देखिए सीधा साफ हो गया है कि किस तरह से कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान हिंदू को आतंकवादी यानी कि भगवा को आतंकवादी करार देने की कोशिश की गई, ताकि जो है वोट बैंक की राजनीति की जा सके।